तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो असेसिन चेन तियान को मारने ही वाला था कि तभी जियाओ ने चेन तियान की जान बचा ली। साथ ही साथ वो उसे जियान लाओ टेक्निक भी सिखा देता है, जिसका तो इस्तेमाल करते हुए चेन तियान किसी के भी पावर्स को खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकता था। चेन फैमिली के खिलाफ वैन फैमिली के साथ साथ लिटरेटी फैमिली भी आ चुकी थी और बाइली फैमिली भी इन्हें कंपटीशन के बाद से पसंद नहीं करती। इसी वजह से चेन फैमिली के पास कोई और चारा नहीं बचा था सिवाय तोंगशियान पवेलियन से मदद मांगने का। इसी वजह से चेन तियान और उसका फादर दोनों ही तोंगशियान पवेलियन पहुंच चुके। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहां पर चेन तियान और उसका फादर दोनों ही तोंगशियान पवेलियन पहुंच चुके थे। जहां पर तो इनके सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम था जिनलाओ। जिनलाओ इन दोनों को यहाँ पर देखते साथ ही इन दोनों से कहता है कि मेरी मास्टर कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। चेन तियान तो उसकी ये बात सुनकर काफी हैरान हो गया और वो हैरत से अपने फादर से सवाल करते हुए कहने लगा, फादर आखिर इससे कैसे मालूम हुआ कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? मगर इस बारे में तो चेन तियान के फादर को भी कुछ भी मालूम नहीं था। और तभी वहाँ पर एंट्री हो गई तोंगशियान पवेलियन के मास्टर की, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम था किनमेंजी और ये देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इतने कि हमारा चेन तियान तो अपनी नजर तक इसे नहीं हटा पाया। चेन तियान तो यहाँ पर किनमेंजी को ही तकने में मसरूफ था कि उसका फादर उसका इंट्रोडक्शन उस लड़की से करवाते हुए कहता है कि ये है मेरा बेटा चेन तियान। मगर किनमेंजी तो बाइली में होने वाले कॉम्पिटिशन्स की वजह से चेन तियान को पहले से ही जानती थी। वो यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि चेन तियान तुम तो हैंडसम होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी हो। चेन तियान उसकी ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि आप भी किसी से कम नहीं, इतनी छोटी उम्र में आप तोंगशियान पवेलियन की मास्टर हैं। अब किनमेंजी चेन तियान को जवाब देते हुए कहती है कि ये सब तो मेरे एल्डर्स का दिया हुआ है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मुझे ये बताओ कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? जिस पर तो चेन फेंग ने उसे सारी कंडीशन बता दी। अब वो उसे कहता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, इसके बदले में हम लोग अपने स्काई स्टोन माइंस के सारे राइट्स आपको दे देंगे। मगर किनमेंजी तो इस पर साफ साफ उन्हें मना करते हुए कहती है कि आप लोगों को तो ये बात पहले से ही मालूम होगी कि आज तक हमारे तोंगशियान पवेलियन ने किसी के भी इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं दिया और इसी वजह से मैं अपने सेक्ट के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकती। ये बात सुनकर तो चेन तियान फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमारी स्काई स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्या अभी भी ये आपके लिए काफी नहीं? मिस किन को तो अभी भी इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे कहती है कि हाँ ये दूसरों के लिए एक अच्छी डील हो सकती है मगर मेरे लिए नहीं। जिस पर तो चेन तियान मिस किन से कुछ कहने वाला था मगर उसका फादर उसे रोकते हुए मिस किन से कहने लगा, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जो कहते साथ ही ये दोनों भी यहाँ से रवाना होने ही वाले थे कि मिस किन इन्हें रोकते हुए कहती है कि हमारा तोंगशियान पवेलियन लोकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद तो कर सकती हूँ। चेन फेंग को क्लियरली कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए वो मिस किन से सवाल करते हुए कहता है कि आपकी इस बात का क्या मकसद था? अब मिस किन चेन फेंग से कहती है कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले आपको मुझे स्काई स्टोन माइंस के राइट देने होंगे और इसके साथ मुझे आपसे एक प्रॉमिस भी चाहिए। इस पर तो चेन फेंग दोबारा से मिस किन से सवाल करते हुए कहता है कि मैं तो एक यूजलेस पर्सन हूँ, भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मगर मिस किन तो चेन फेंग की सारी हिस्ट्री अच्छे से जानती थी। वो उससे कहती है कि जब तुमने चाइना में कदम रखे तो तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे अपना लोहा मनवाया, उसके बाद सब लोग ही तुम्हें जेड फेज असुरा कहकर बुलाने लगे। अब तक तुम स्टार टाउन में गुमनाम जिंदगी गुजार रहे थे, एक न एक दिन जरूर तुम्हारी मार्शल सोल अनसील हो ही जाएगी, जिसके बाद तो तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं होगा और तभी तुम जाकर रॉयल फैमिली से फाइट करोगे। चेन तियान को तो मिस किन की ये बातें रत्ती भर भी समझ नहीं आई थी, इसलिए वो मिस किन से सवाल करते हुए कहता है, मिस किन ये आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप हमारे स्काई स्टोन माइंस के बदले में भी हमारी मदद नहीं करने वाली थी और अब एक प्रॉमिस की वजह से, जिसके बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया, उसकी वजह से हमारी मदद कर रही हैं। भला हम आपके साथ एग्री क्यों होंगे? जिस पर तो मिस किन उसे जवाब देते हुए कहती है, अगर तुम और तुम्हारी फैमिली मरना नहीं चाहती तो तुम्हें तो ये करना ही होगा। चेन तियान को तो मिस किन की ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए वो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर मिस किन पर गुस्सा करना चाहता था। मगर तभी वहाँ पर जिनलाओ पहुँच गया, जिसने तो चेन तियान को पीछे की तरफ हटा दिया था। चेन तियान का फादर भी उसकी ये हरकत देखकर उसे समझाते हुए कहता है कि चेन तियान तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद वो मिस किन से कहने लगा कि मिस किन आपने मुझसे जो कुछ भी कहा इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा सोच कर दूंगा। जिसके बाद तो ये दोनों ही यहाँ से रवाना हो चुके और इन दोनों के यहाँ से रवाना होते ही जिनलाओ मिस किन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आपने चेन फेंग से ये वादा क्यों लिया? जिस पर मिस किन उसे कहती है कि देखने में तो ये घाटे का सौदा है मगर तुम इसके पीछे छुपे फायदे को नहीं देख सकते। बाहर की तरफ चेन तियान भी जिनलाओ के बारे में सवाल करते हुए कहता है कि आखिर वो बंदा कौन था? अब चेन तियान का फादर उसे जवाब देते हुए कहता है कि उस पर्सन का नाम था जिनलाओ और उसके स्ट्रेंथ के बारे में तो आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया और इस तरह का पावरफुल पर्सन मिस मिंग
को सर्व करता है। क्योंकि इस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए चैंतियन जितना हो सके तुम इससे दूर ही रहना। चैंतियन अपने फादर की ये सारी बातें तो बहुत गौर से सुन रहा था, मगर उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। ये देखते हुए उसका फादर उसे सवाल करके कहने लगा, चैंतियन आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिस पर तो चैंतियन कहने लगा कि फादर आज तक आपने मुझे कभी जेट वे ससुरा के बारे में कुछ नहीं बताया जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी। खैर आपने तो कभी मुझे मेरी मदर के बारे में भी कुछ नहीं बताया। चैंतियन की ये बात सुनकर तो उसका फादर उसे कहता है कि चैंतियन मैं तुम्हें सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। मगर चैंतियन तो उनकी एक भी बात नहीं सुनने वाला था। वो उनसे कहता है कि आखिर ये सही वक्त कब आएगा? मैं बचपन से सिर्फ यही सुन रहा हूँ कि सही वक्त आने पर आप मुझे बता देंगे, लेकिन वो वक्त आज तक नहीं आया। मगर चैन फेंग ने तो अभी भी उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो उसे कहता है कि चैंतियन अब बस करो, तुम्हारे पास अभी के लिए इतनी एबिलिटीज नहीं है कि तुम किसी चीज को चेंज कर सको, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगा। चैंतियन को भी ना चाहते हुए अपने फादर की बात से एग्री करना पड़ा। इसके बाद उसका फादर उसे कहता है चलो स्काई स्टोन माइंस चलते हैं, शायद इसके बाद हम लोग कभी वहाँ पर ना जा सके। स्काई स्टोन माइंस पहुँचते ही वहाँ पर इन लोगों को चैन फैमिली के डेसिपल्स की डेड बॉडीज नजर आई, जिससे तो इन्हें ये बात समझ आ चुकी कि चैन फैमिली की टेरिटरी पर किसी ने हमला कर दिया है। और ये हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि वैन फैमिली के बंदे थे, जिन्होंने तो स्काई स्टोन माइंस को तबाह करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि इन्होंने हर तरफ सिल्वर ब्रिज पाउडर को फैला दिया था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर एक पेट्रोल का काम करेगा। अब वो इसमें आग लगाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर चैंतियन और चैन फेंग पहुँच गए, जिन्हें तो यहाँ पर देखते साथ ही लिटराटी फैमिली का बंदा फौरन से कूजी से कहने लगा कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आग लगाओ। मगर चैन फेंग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि वो एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसे घायल कर देता है। तभी वहाँ मौजूद एक दूसरे बंदे ने बड़ी ही चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपने पास एक लाइटर को बाहर निकाल लिया, मगर चैंतियन तो उसके गले को काटते हुए फौरन से उसकी चालाकी को फेल कर चुका। और इसी तरह से देखते देखते इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर वहाँ मौजूद सारे के सारे वैन फैमिली के बंदों का खेल खत्म कर दिया। बस वैन फैमिली का प्रोटेक्टर बच गया था, जिसकी तो गर्दन पर चैन फेंग फौरन से अपने स्लैश अटैक को रखते हुए पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? अब वो बंदा चैन फेंग से कहता है कि मुझे यहाँ पर वैन रन द्वान ने भेजा था और तुम मुझे मार नहीं सकते, और अगर तुमने मुझे मारने की गलती की तो वो लोग चैनन और बाकी के बच्चे लोगों को भी मार देंगे। असल में चैन फैमिली के कुछ डेसिपल्स और चैनन उनके कब्जे में है। ये बात सुनकर तो चैंतियन को काफी गुस्सा आया और इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के कान को काट चुका। साथ ही साथ वो उसे सवाल करते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। मगर इस बारे में तो उसे भी कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए चैन फेंग चैंतियन से कहता है कि अब इसे जाने दो, और इसी वजह से चैंतियन ने भी उसे जाने दिया। नेक्स्ट हमें थोड़ी की बात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो ये सब लोग दोबारा से अपने सेट पहुँच चुके थे। साथ ही साथ इन लोगों ने वैन फैमिली से निगोसिएशन को करने के लिए 2 डेसिपल्स को उनके पास भेजा था, जो कि अब उनका जवाब लेकर वापस आ चुके। और सेकंड अंकल के पूछने पर वो उन्हें बताते हैं कि वैन फैमिली ने उनसे कहा है कि अगर ये लोग चैनन और अपने बाकी के डेसिपल्स को वापस लेना चाहते हैं तो इन्हें स्काई स्टोन माइंस उन्हें देनी होगी, और अगर इन लोगों ने ऐसा ना किया तो वो उन सबको मार डालेंगे। ये बात सुनते साथ तो इन सबको एक बड़ा झटका लगा। ये दोनों फैमिलीज असल में ऐसा इसी वजह से कर पाई क्योंकि पहले से ही इनके कुछ डेसिपल्स चैन फैमिली में आकर चुप गए थे। जो बात जाने के बाद तो थर्ड ब्रदर को काफी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से खड़ा होते हुए कहता है, आज तक हमारी चैन फैमिली की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, प्लीज सेक्ट लीडर आप मुझे इजाजत दे, मैं जाकर उन कमीनों से फाइट करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही चली जाए। थर्ड लीडर को ऐसा करता देख वो दोनों डेसिबल्स भी अब जोश में आ चुके थे। वो भी यहाँ पर चैन फेंग के सामने झुककर उसे इजाजत मांगते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर आप प्लीज हमें इजाजत दे दें ताकि हम वहाँ पर जाकर चैनन और दूसरों को बचा सके। पर चैनन तो अच्छे तरीके से जानता था कि अभी के लिए फैसला बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसीलिए वो इन सबको खामोश करवाते हुए कहने लगा कि तुम सब चुप कर जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। जो बात सुनते साथ और थर्ड ब्रदर भी फौरन से अपनी जगह पर आ गए, जबकि थर्ड ब्रदर भी यहाँ पर काफी ज्यादा उदास थे क्योंकि चैनन उनके दुश्मनों के हाथ में है। अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए कि तभी वहाँ पर गिरता पड़ता एक और डेसिपल आ पहुंचा, जिसके पास तो एक लेटर मौजूद है। ये लेटर असल में यहाँ पर चैन फेंग के लिए आया था और इस लेटर को पढ़ते साथ तो चैन फेंग के एक्सप्रेशन पे बदल गए। वो फौरन से खड़ा होते हुए कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ। फोर्थ ब्रदर को तो कुछ समझ नहीं आया कि चैन फेंग क्या कर रहा है, इसीलिए वो उसे सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं। इस पर तो चैन फेंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा जाओ और जाकर चिप्स लेकर आओ, जिसके साथ ये वाला सीन यहीं पर कट हो गया। और नेक्स्ट सीन में हम चैंतियन को देखते हैं जो कि सिस्टर लाओशी के साथ फिफ्थ सोर्स स्टाइल को सीखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका और वो उदास होते हुए सिस्टर लाओशी से कहता है कि मैं अभी तक भी फिफ्थ सोर्स स्टाइल को सीख नहीं पाया। जिस पर तो सिस्टर लाओशी उसे हौसला देते हुए कहती है कि इस दुनिया में टोटल 10 सोर्स स्टाइल के फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, इनमें से तुम 3 रेलम्स को तो पहले से ही मास्टर कर चुके हो, जो कि नॉर्मल नहीं है। वैसे भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने 5th गोल्ड लेवल
लेवल को अचीव किया हो। सिस्टर लाओशी की ये सारी बातें सुनकर तो चेंटियान और ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा जो कि 5th गोल्ड लेवल को अचीव करेगा। अब तो मुझे ये करना ही होगा। जो कहते साथ ही वो सिस्टर लाओशी से कहने लगा चलो आ जाओ दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। जिसके लिए तो सिस्टर लाओशी भी खुशी खुशी एग्री हो गई और उसने फौरन से अपने शूरिकेन्स को बाहर निकाल लिया। इधर येनलाओ मिस्किन के पास आकर उसे बताता है कि मैंने सारी तैयारियां कर ली है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस्किन से सवाल करते हुए कहता है कि आप चैन फैमिली पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। चैन फैंग का तो समझ आता है लेकिन चेंटियान वो तो इस काबिल नहीं लगता। जिस पर तो मिस्किन उसे जवाब देते हुए कहती है कि चेंटियान ने अभी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट नहीं किया और इसके बगैर ही उसने बाली फेंग शुई की फेमस फॉर्मेशन को डिफीट कर दिया। इसके अलावा वो जेड फेस असुरा का बेटा है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो वर्थलेस है? येनलाओ ने तो ये सब सोचा भी नहीं था, इसीलिए वो मिस्किन से कहने लगा कि आप तो बहुत अमेजिंग हैं। अब मिस्किन उसे कहती है कि आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हें एक्शन लेना होगा। जो बात सुनते साथ तो येनलाओ यहाँ से रवाना हो चुका। इसके बाद हमें 3 दिन के बाद एक मार्शल अरीना का सीन दिखाया गया जहाँ पर तो वैन और लिटराटी फैमिली के लोग पहले से ही मौजूद थे। आज तो वूजोंग का बड़ा भाई भी यहाँ पर आया हुआ था। वो वूजोंग से कहता है कि अभी तक चैन फैमिली यहाँ पर क्यों नहीं आई। जिस पर तो वूजोंग उन्हें शांत करवाते हुए कहने लगा कि बड़े भाई आप प्लीज गुस्सा मत करें, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। पास ही में मौजूद वैन फैमिली का प्रोटेक्टर भी आगे बढ़कर उसे कहने लगा कि आप अपने अटैक को रेडी कर लें, वो जल्दी यहाँ पर आते होंगे। जो बात सुनते साथ तो वूजोंग के बड़े भाई ने फौरन से अपने अटैक को रेडी कर लिया जो कि एक जायंट स्पिरिचुअल स्पाइडर था। इसे देखकर तो वैन रेनदुआन दिल ही दिल में खुश होते हुए कहता है आज तो मैं तुम बाप बेटे से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। और तभी वहाँ पर चैन फैमिली भी पहुँच गई। चैन फेंग ने भी अब तक इस मॉन्स्टर को देख लिया था। वो इसे देखते साथ ही इसकी पावर्स का अंदाजा लगा चुका है, इसीलिए वो चेंटियान से कहने लगा जैसे ये लोग हमारे डेसिबल्स को छोड़ देंगे तो तुम उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाना। चेंटियान और सिस्टर लाओशी भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके थे। सामने की तरफ मौजूद वैन रेनदुआन बिन से कह रहा था चैन फेंग तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया पर आज मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर तो फोर्थ अंकल को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा बेटा और बाकी के डेसिबल्स कहाँ पर हैं। जो बात सुनते साथ तो वूजोंग का बड़ा भाई फौरन से चैनन और बाकी के डेसिबल्स को यहाँ पर ले आया। इसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को हवा में उड़ा चुका। ये देखकर तो सेकंड एल्डर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इससे गुस्से के साथ कहने लगा कि तुम्हें अपने जूनियर्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर तो वैन फैमिली का प्रोटेक्टर फौरन से सेकंड एल्डर को चुप करवाते हुए कहता है हमने तुम्हें यहाँ पर ये सब कहने के लिए नहीं बुलाया, जल्दी से हमें वो दे दो जो हमें चाहिए। अब सेकंड एल्डर भी यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था कि चैन फेंग उसे रोकते हुए कहता है वैसे मेरे पास भी आप दोनों फैमिलीज के लिए गिफ्ट है। और ये कहते हैं साथ ही उसने वहाँ पर माई और गू फैमिली के कुछ गार्ड्स को बुला लिया। इन सब लोगों को तो चैन फैमिली ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। ये देखकर तो वैन रेनदुआन भड़क चुका और वो भड़कते हुए कहता है आखिर तुम लोगों की इतना घटिया मूव चलने की हिम्मत भी कैसे हुई। जो सुनकर तो सेकंड अंकल उसे ही कहने लगा हम तो बस तुम्हारे मेथड को ही फॉलो कर रहे थे। इनके पास तो कोई भी चारा नहीं बचा था जिसकी मदद से ये लोग चैन फैमिली को मजबूर कर सके, इसीलिए इन्होंने उनके साथ डील कर ली कि वो इनके डेसिबल्स को इन्हें वापस कर देंगे और ये इनके डेसिबल्स को उन्हें। मगर वूजोंग तो काफी कमीना था और उसके दिमाग में तो कुछ और खुराफात ही चल रही थी क्योंकि जैसे ही चैन फैमिली के डेसिबल्स उनके पास पहुंचने वाले थे तो उसने फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन पर अटैक कर दिया जिससे तो चैन फैमिली के 2 डेसिबल्स मारे गए। और ये देखकर तो चैन फेंग को काफी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वूजोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका। इधर वूजोंग भी अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। गू फैमिली के हेड को भी ये बात समझ आ गई कि ये दोनों फाइट करने वाले हैं, इसीलिए वो उनसे चिल्लाकर कहता है कि प्लीज रुक जाओ क्योंकि गू फैमिली के डेसिबल्स अभी वहीं पर मौजूद थे जो कि इनकी पावर्स का सामना नहीं कर सकते। पर अब ये दोनों भी उसके बाद कहाँ सुनने वाले थे और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराए तो उससे इतनी ज्यादा एनर्जी अनलिश हुई कि गू फैमिली के सारे डेसिबल्स दूर जाकर गिर गए। चेंटियान और सिस्टर लाओशी भी चैन फैमिली के बचे हुए गार्ड्स को पीछे की तरफ ले आए। इसके बाद चेंटियान सिस्टर लाओशी से कहने लगा कि तुम बाकी लोगों को बचाओ, मैं जाकर डैड की मदद करता हूँ। और ये कहते साथ ही हमारा चेंटियान भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सीधा वूजोंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। वैन रेनदुआन का असल शिकार तो चेंटियान था और चेंटियान को अकेला देखकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेंटियान के पास जाने लगा जबकि पास ही में मौजूद गू फैमिली का हेड भी पीछे ना रहा। मगर इससे पहले कि ये दोनों चेंटियान के पास पहुंच पाते सेकंड एल्डर ने इन पर अटैक कर दिया था। अब वो मिस्टर गू से कहने लगा कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, आज मेरे साथ फाइट करो। जिसके बाद तो मिस्टर गू और सेकंड एल्डर के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। सेकंड एल्डर मिस्टर गू को अच्छे तरीके से धो रहा था। ये देखते हुए तो वैन रेनदुआन भी इस फाइट में कूद पड़ा मगर इस बेचारे की तो सारी की सारी शो की दरी रह गई क्योंकि सेकंड एल्डर ने इसे एक जोरदार
टांग मारते हुए दूर पटक दिया था। इस वजह से तो वैन रेंतुआन थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका और वो हैरत से सेकंड एल्डर से सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर तुमने ब्रेक थ्रू कब किया? मगर सेकंड एल्डर तो इस नमूने की कोई भी बात का जवाब ना देते हुए फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके दोबारा से इस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके। लेकिन इससे पहले कि सेकंड एल्डर वैन रेंतुआन पर अटैक करता, वूजोंग के बड़े भाई ने अपने डीमन स्पाइडर का इस्तेमाल करते हुए सेकंड एल्डर पर अटैक कर दिया। इसके बाद इन दोनों के दरमियान भी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। इधर चैन फेंग और वूजोंग के दरमियान भी क्लोज रेंज कॉम्पैक्ट फाइट चल रही थी। वैन रेंतुआन के पास भी एक अच्छा मौका था चेन तियान पर हमला करने का, इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेन तियान पर हमला कर देता है। वैन रेंतुआन के इस अटैक को तो चेन फेंग ने भी देख लिया था, इसीलिए वो चेन तियान को आवाज लगाते हुए कहता है कि चेन तियान बचो इससे। और ये सब कहते हुए उसका ध्यान अपनी फाइट से हट गया और इसी बात का फायदा उठाते हुए वूजोंग का बड़ा भाई अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए चैन फेंग की तरफ एक स्लैश अटैक को चल चुका। चैन फेंग इस स्लैश अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वह ऐसा करने में कामयाब ना हो सका। इधर जैसे ही चेन तियान की नजर वैन रेंतुआन के इस अटैक पर पड़ी तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसी वजह से तो सिस्टर लाओशी चेन तियान के सामने आते हुए एक शील्ड को क्रिएट कर देती है ताकि वो वैन रेंतुआन के इस अटैक को ब्लॉक कर सके। और सिस्टर लाओशी ने चेन तियान को तो इस अटैक से बचा लिया, मगर खुद वो वैन रेंतुआन के अटैक से बच न पाई और घायल हो गई। चेन तियान आगे की तरफ बढ़कर सिस्टर लाओशी को संभाल लेता है। सिस्टर लाओशी को भी अच्छे तरीके से ये बात मालूम थी कि चेन तियान यहाँ पर सेफ नहीं है, इसीलिए वो चेन तियान से कहने लगी, चेन तियान तुम यहाँ से चले जाओ। अब तक तो वैन रेंतुआन और उसके चमचों ने सिस्टर लाओशी और चेन तियान को चारों तरफ से घेर लिया था। वो सिस्टर लाओशी की ये बात सुनकर उसे कहने लगा कि आज तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर तब चेन तियान के पास 5 गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इसी वजह से उसने इस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से तो इतनी ज्यादा एनर्जी अनलिश हुई कि सारे के सारे डेसिबल्स दूर जाकर गिर गए। और इसके बाद तो चेन तियान ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त स्लैश अटैक को वैन रेंतुआन की तरफ चल दिया, मगर इससे पहले कि वो स्लैश अटैक वैन रेंतुआन को हिट कर पाती, वैन रेंतुआन ने अपने सामने एक रॉक शील्ड को क्रिएट कर लिया और इसी तरह से उसने खुद को बचा लिया। मगर हमारा चेन तियान तो अपने ही अटैक के बैकलैश से बच ना सका और बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया। वैन रेंतुआन भी ये देखकर चेन तियान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुमने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, गॉड भी चाहते हैं कि आज तुम मारे जाओ और मैं ये करके रहूंगा। जिसके बाद तो वैन रेंतुआन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेन तियान को मारने के लिए आगे बढ़ चुका। चेन तियान भी उसे ही अपनी तरफ आता देख फौरन से अपने वुहम आर्मर को एक्टिवेट करते हुए सिस्टर लाओशी को जाकर पकड़ लेता है ताकि सिस्टर लाओशी को उसके इस अटैक से कोई इफेक्ट ना हो। वैन रेंतुआन के अटैक करते ही ये दोनों दूर जाकर गिर गए। इधर चेन तियान के सेकंड और थर्ड अंकल को भी गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया था, जबकि वूजोंग और उसके बड़े भाई ने चेन फेंग को भी काफी हद तक इंजर्ड कर दिया है। वैन रेंतुआन भी चेन तियान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उससे कह रहा था कि तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली अब जहन्नुम में जाओ। जो कहते साथ ही उसने अपने फाइनल मूव को रेडी कर लिया था, मगर चेन तियान ने तो कसम खाई है कि वो अपने आखिरी दम तक लड़ेगा। और तभी यहाँ पर एंट्री हो गई चैन फैमिली के ग्रेट एल्डर जिसका नाम था चैन ज़ेननेन। वो वैन रेंतुआन के पीछे खड़ा होकर उसे कहने लगा, वैन रेंतुआन तुम अपने औकात से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके। और उसकी आवाज सुनते साथ तो वैन रेंतुआन के पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो डरते डरते पीछे की तरफ देखता है और इसी वक्त चैन ज़ेन ने अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए वैन रेंतुआन को हवा में ही लटका दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए चेन तियान और सिस्टर लाओशी को भी ठीक कर देता है। हवा में लटका हुआ वैन रेंतुआन तो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे साथ तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। और उसकी ये बात सुनते साथ तो सुप्रीम एल्डर ने वैन रेंतुआन को जमीन पर दे मारा, जिसकी वजह से तो वैन रेंतुआन की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद वो अपनी मार्शल सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि तुम में से कोई भी अगर चैन फैमिली को हाथ लगाने की जुर्रत करेगा तो मैं उसका यही हशर करने वाला हूँ। इसी वक्त वहाँ पर गू और वैन फैमिली के सुप्रीम एल्डर्स भी पहुँच गए। ये दोनों भी यहाँ पर चैन फैमिली को मारने के लिए आए थे। इनमें से वैन फैमिली का एल्डर फौरन से आगे की तरफ बढ़कर चैन ज़ेन की मार्शल सोल बॉडी पर हमला कर देता है, जबकि गू फैमिली का एल्डर चैन फैमिली को मारने के लिए जा रहा था। ये देखते हुए तो चैन ज़ेन ने चैन फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए एक और मार्शल सोल बॉडी को क्रिएट कर दिया, मगर वो मार्शल सोल बॉडी उसके सामने ज्यादा देर के लिए टिक ना पाई और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सीधा चेन तियान की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसको ही अपनी तरफ आता देख चेन तियान ने भी अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया, मगर इससे पहले कि वो एल्डर चेन तियान के पास पहुंच पाता ब्लैक शैडो ने उसे चारों तरफ से कवर कर लिया, जिसकी वजह से तो वो अपनी जगह से भी मूव नहीं कर पा रहा था। नीचे की तरफ मौजूद गू और वैन फैमिली के गार्ड्स का भी यही हाल था। असल में तो ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि यिनलाओ था। यिनलाओ को तो यहाँ पर देखकर सब लोग हैरान हो चुके। वैन फैमिली का एल्डर तो यहाँ पर उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तोंगशन पवेलियन तो कभी भी लोकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। जिस पर तो यिनलाओ उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर
टोंगशन पवेलियन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चैंतियन मेरा टेसिबल है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा टेसिबल खतरे में हो और मैं पीछे बैठकर बस तमाशा देखूं। वैन फैमिली के एल्डर को तो ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए वो उसे कहता है जिनलाओ आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, ये इतना वर्ती नहीं है कि आप इसके लिए हमसे फाइट करें। इस पर तो जिनलाओ चैंतियन की तारीफ करते हुए कहता है कि चैंतियन तो एक जीनियस टेसिबल है और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है या फिर नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, न कि तुम लोग। इस बात से तो वूजोंग के बड़े भाई को गुस्सा आ गया और उसे तो अपनी एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो जिनलाओ को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था, इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल बर्ड्स को क्रिएट कर चुका जो कि सीधा जिनलाओ की तरफ आगे बढ़े थे। जिनलाओ ने तो सिर्फ एक ही झटके में उन सारे के सारे बर्ड्स का काम तमाम कर दिया। ये देखकर तो जिनलाओ के बड़े भाई का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो डरते हुए कहता है कि आखिर ये तुमने कैसे किया। जिस पर तो जिनलाओ उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर अब तुम यहाँ से दफा ना हुए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात सुनते साथ तो जिनलाओ यहाँ से 9-11 हो चुका। इसके बाद तो वैन फैमिली का सुप्रीम एल्डर यहाँ पर विक्टिम कार्ड को खेलते हुए कहता है जिनलाओ तो मुझे खुद ही बताओ कि भला मैं इसे माफ कैसे कर दूं, इसने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मार दिया। जिस पर तो सेकंड ब्रदर उसे कहने लगा कि तुम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, वो तुम्हारा पोता ही था जिसने चैंतियन के साथ बेट लगाई और उसके बाद वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और अगर चैंतियन उसे ना मारता तो उसने चैंतियन को मार देना था। मगर ये सारे कमीने तो मिलकर बहुत सालों से इसी बात की प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर चैन फैमिली को अपने रास्ते से किस तरह हटाया जाए और इसके लिए तो उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा लगाकर लिटराटी फैमिली को भी अपने साथ मिलाया था। मू फैमिली का सुप्रीम एल्डर तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अपने मकसद के इतने ज्यादा करीब आकर चैन फैमिली को जिंदा छोड़ दें, इसलिए वो वैन फैमिली के सुप्रीम एल्डर से कहता है कि हमें ये करना ही होगा। इसी वजह से ये दोनों ही अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए फौरन से चैंतियन की तरफ आगे बढ़ने लगे। मगर इससे पहले कि ये दोनों ही चैंतियन के पास भी पहुंच पाते, जिनलाओ ने फौरन से अपनी एनर्जी को अनलिश करते हुए इन दोनों को ही पीछे की तरफ फेंक दिया। अब वो इनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जिनलाओ की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर इन दोनों एल्डर्स को भी समझ आ चुका था कि ये दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वैन फैमिली का सुप्रीम एल्डर गू फैमिली के सुप्रीम एल्डर से कहता है अभी हम यहाँ से चलते हैं, बाद में फिर कभी हम इस चैंतियन को देख लेंगे। मगर गू फैमिली के एल्डर का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो वैन फैमिली के एल्डर से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमने ऑलमोस्ट चैन फैमिली को हरा ही दिया था, क्या हम सब मिलकर इस बंदे को नहीं हरा सकते। जिस पर तो वैन फैमिली का सुप्रीम एल्डर अब उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि नहीं, हम इसे नहीं हरा सकते और वैसे भी चैंतियन हमेशा इसके बिल में नहीं छुप सकता, कभी न कभी वो बाहर जरूर आएगा और तभी हम उसे मार डालेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। मू फैमिली के एल्डर को भी अब ना चाहते हुए उसकी बात को मानना पड़ा। वो चैन फैमिली से कहता है कि आज तो मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद तो मू, वैन और लिटराटी फैमिली यहाँ से रवाना हो चुकी। इन सब के यहाँ से जाने के बाद चैनजन जिनलाओ के पास आकर उसे कहता है आपने आज हमारी फैमिली की जान बचा ली, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये देखकर तो जिनलाओ उसे फौरन से ऐसा करने से मना करते हुए कहने लगा कि ये सब करने के लिए मुझे मिस ने कहा था, भला मैं उनके ऑर्डर्स को कैसे टाल सकता हूँ। तब तक यहाँ पर चैनफेंग भी पहुँच गया जो कि जिनलाओ से कह रहा था कि आप प्लीज मिस किन को बता दीजिएगा कि उनकी इस मदद का बहुत शुक्रिया और फ्यूचर में मैं उनके काम जरूर आऊंगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर जिनलाओ उसे कहता है कि हाँ जरूर, ये सब मैं मिस किन को बता दूंगा। उसके बाद वो चैंतियन के पास जाकर उसे कहता है कि तुम तो काफी टैलेंटेड हो पर तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी वीक है और अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले इनर डेसिबल बनना होगा, जिसके लिए तो चैंतियन भी एग्री था। और ये सब कहने के बाद ही चैनजन यहाँ से रवाना हो चुका और उसके यहाँ से जाते ही चैंतियन ने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो उसकी फैमिली के बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके थे और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चैनजन ने भी ये फैसला किया कि वो चैन फैमिली के सब लोगों को अपने एंसेस्टर की छोड़ी हुई 2 टेक्निक सिखाएगा, जिसमें से पहली वाली टेक्निक का नाम था जू लिंग जुई, जबकि दूसरी वाली टेक्निक का नाम है किलिंग आर्म। ये दोनों टेक्निक से इतनी पावरफुल थी मगर इन्हें प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है। चैनजन इन दोनों टेक्निक्स को इसी वजह से इन दोनों को सिखाना चाहते थे ताकि वक्त आने पर ये लोग इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद तो एल्डर ने इन सब लोगों को वही टेक्निक सिखाना शुरू कर दी। चैंतियन मिस्टर जियाओ से सवाल करते हुए कहता है कि मिस्टर जियाओ क्या आपको जुई लिंग जू के बारे में पता है। जियाओ इस टेक्निक के बारे में पहले से ही जानता था। वो चैंतियन से कहता है कि ये टेक्निक काफी इफेक्टिव तो है मगर साथ ही साथ इसका बैकलैश भी होता है, मगर तुम उसकी फिक्र मत करो। इधर चैनजान ने भी सबको वो टेक्निक सिखा दी थी। इसके बाद वो इन सबसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ही इसे कल्टीवेट करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो चुके। इसके बाद तो हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर चैंतियन सेट को छोड़कर जाने वाला था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चैन फैमिली पर आने वाली सारी मुश्किलात उसकी वजह से हैं। इसी वजह से चैंतियन ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था मगर वो इस बात से उदास
एहसास है कि वो अपने फादर को गुड बाय नहीं बोल पाया। अब चैंतियन यहाँ से जाने ही वाला था कि पीछे से सिस्टर लाओशी की आवाज आई, जो कि उसे रोकते हुए कहती है कि चैंतियन तुम कहाँ जा रहे हो। पर चैंतियन तो उनकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उल्टा उसी से सवाल करते हुए कहने लगा, सिस्टर लाओशी इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए क्यों नहीं। सिस्टर लाओशी को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि चैंतियन उसे टालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो दोबारा से उससे सवाल करते हुए कहने लगी, चैंतियन तुम मुझसे फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर तो चैंतियन अब उन्हें बता देता है कि मैं हुईतियान से जा रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर चैन फैमिली में आया हूँ, चैन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें आई जा रही हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली और ज्यादा मुश्किलात का सामना करे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद ही हमारी फैमिली सेफ रह पाएगी। ये सुनकर तो सिस्टर लाओशी उसे दोबारा से सवाल करते हुए कहने लगी, पर चैंतियन तुम्हारी अपनी सेफ्टी का क्या। इस पर तो चैंतियन पीछे की तरफ मुड़कर सिस्टर लाओशी का हाथ पकड़कर उनसे कहने लगा, आप सब लोगों की सेफ्टी मुझसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सिस्टर लाओशी तो चैंतियन की ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। वो चैंतियन से कहती है, चैंतियन हम पहले भी तुम्हें एक बार खो चुके हैं, मगर अब दोबारा नहीं। मगर चैंतियन सिस्टर लाओशी को हौसला देते हुए कहने लगा कि आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना और फादर का ख्याल रखना। ये सब कहते साथ ही चैंतियन यहाँ से चल दिया। लेकिन सिस्टर लाओशी चैंतियन को रोकते हुए फौरन से उसे गले लगाकर कहने लगी, चैंतियन तुम जल्दी वापस आना। और ये कहते साथ ही वो अपने हेयर क्लिप को निकालकर चैंतियन को दे देती है। साथ ही साथ वो उसे सवाल करते हुए कह रही थी, चैंतियन क्या तुम मुझे चाहते हो। जिस पर तो चैंतियन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि अपने हर लम्हे में। और ये कहते साथ ही चैंतियन फौरन से सिस्टर लाओशी का वो क्लिप लेकर यहाँ से रवाना हो चुका। और इसी तरह से चैंतियन को हुईतियान सेट की तरफ बढ़ते हुए 2 दिन हो चुके थे कि तभी हमें एक पेड़ के पीछे छुपे बाइली फेंगशुई नजर आई, जो कि चैंतियन का पीछा कर रही थी। चैंतियन को सफर करते 2 दिन हो चुके थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका और रेस्ट करने के लिए घर में आ जाता है। वहाँ पर तो आने के बाद उसने फौरन से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और उसकी स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी। ये देखकर तो चैंतियन अभी खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर एंशिएंट सोड एम्पर भी पहुँच गया, जो कि चैंतियन को इस टेक्निक के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताते हुए कहने लगा कि इस टेक्निक को 1 घंटा इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, यानी कि तुम एक यूजलेस पर्सन बन जाओगे। जिस पर तो चैंतियन उन्हें जवाब देते हुए कहता है, ये एक ऐसी मैजिकल टेक्निक है जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में मेरी जान बचाएगी। एंशिएंट सोड एम्पर भी इस बात से एग्री करता था, मगर वो चैंतियन को समझाता है कि जैसे जैसे तुम इस टेक्निक को इम्प्रूव करोगे, वैसे वैसे इसका बैकलैश भी उतना सीरियस होता जाएगा, इवन कि तुम अपनी कल्टीवेशन को भी गवा सकते हो, जिसके बाद तो तुम हमेशा हमेशा के लिए एक लूजर बनकर रह जाओगे। चैंतियन तो ये बात सुनकर काफी हैरान हो चुका था। वो हैरत से सवाल करते हुए कहता है कि क्या ऐसी बात है। अब एंशिएंट सोड एम्पर उसे बताता है कि अगर ऐसी बात नहीं थी तो तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें पहले ये टेक्निक क्यों नहीं सिखाई। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी चैंतियन और एंशिएंट सोड एम्पर को छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद तो चैंतियन ने फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कैंडल को बुझा दिया ताकि कोई भी एंशिएंट सोड एम्पर को ना देख सके। अब आहिस्ता से दरवाजा खोल के एक असैसिन अंदर एंटर होता है और ये असैसिन यहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिन्हें बाइली फेंगशुई यहाँ पर लेकर आई थी। और इन सब लोगों ने तो रूम में एंटर होते साथ ही तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया, मगर चैंतियन तो इन सबको चकमा देते हुए पहले से ही खिड़की के रास्ते बाहर निकल चुका था। और ये बात जब बाइली फेंगशुई को मालूम हुई तो वो अपने असैसिन से कहती है कि जाओ और जाकर उसका पीछा करो। जो बात सुनते साथ तो इन सब लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। चैंतियन अब यहाँ पर अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी बॉडी में एंशिएंट सोड एम्पर भी मौजूद था, इसलिए चैंतियन उनसे सवाल करते हुए कहता है कि एंशिएंट सोड एम्पर आप मुझे बताएं कि आखिर ये कितने लोग हैं और इनका लेवल क्या है। टोटल यहाँ पर 5 लोग मौजूद थे और ये पांचों के पांचों ही मार्शल आर्ट के 6 लेवल पर थे, जो कि चैंतियन के लिए तो एक बुरी खबर थी। इन लोगों ने तो बो का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन पर मैजिकल एरोस को शूट करना शुरू कर दिया था। चैंतियन इन सब एरोस से बचते बचाते आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि अचानक से वो रुककर फैसला करता है कि वो इन सब से फाइट करेगा। इसी वजह से चैंतियन ने अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया, मगर जैसे ही चैंतियन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सब एरोस में से एक एरो को काउंटर किया तो उसे इन सब की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया। इसीलिए वो अपने फैसले को बदलते हुए फौरन से दोबारा से भागना शुरू कर चुका। लेकिन जल्दी उसे ये बात समझ आ गई कि आज वो इनसे बचकर नहीं भाग सकता, यानी कि अब चैंतियन को इन सब से फाइट करनी पड़ेगी। इन सब लोगों ने ही चैंतियन को चारों तरफ से घेर लिया था। इनका मास्टर चैंतियन का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम तो भागने में काफी अच्छे हो, तुम्हें तो रनर होना चाहिए। पास ही में मौजूद दूसरा असैसिन उसे कहता है कि तुम अब सोच क्या रहे हो, जल्दी से आगे बढ़कर इसे मार डालो। मगर बाइली फेंगशुई इन सबको रोकते हुए कहती है कि तुम में से कोई भी इसे नहीं मारेगा, बल्कि आज तो मैं इसे अपने हाथों से ही मारूंगी। ये सब कहने के बाद वो चैंतियन से कहती है कि चैंतियन बहुत दिन हो गए हम दोनों को मिले हुए। वैसे गू फैमिली के लोग तो बहुत बेवकूफ हैं, वो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए,
इससे तो शाओचन को भी एक बात समझ आ गई कि अब तक जो कुछ भी उसकी फैमिली के साथ हो रहा था इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रॉयल फैमिली है। और वो बाइली फेंगशुई से कहता है कि ये सब तुमने करवाया था, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जिस पर तो बाइली फेंगशुई इसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैंने करवाया, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही बहुत ज्यादा पावरफुल होकर हमारी फैमिली पर खतरा बनते हैं। तुम्हें उस दिन मेरी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था और ऐसा करने की वजह से अब तुम मेरे एनिमी बन चुके हो और इस बात से तो मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। चैंतियान, आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और ये कहते साथ ही बाइली फेंगशुई ने बहुत सारे स्पिरिचुअल डैगर्स को क्रिएट करते हुए उनसे चैंतियान पर अटैक कर दिया। चैंतियान इन सारे असैसिन्स को ना सही लेकिन बाइली फेंगशुई को तो आराम से हरा सकता था, इसी वजह से उसने भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। वो बाइली फेंगशुई की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो ये तो तुम्हारी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। और ये सब कहते हुए चैंतियान बाइली फेंगशुई के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था, इसलिए बाइली फेंगशुई ने भी फौरन से अपने डैगर को बाहर निकाल लिया। इसके बाद इन दोनों के दरमियान ही स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो गई। बाइली फेंगशुई चैंतियान से कहती है कि उस दिन तुम इसी वजह से जीत पाए क्योंकि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि असल में मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर तो चैंतियान उल्टा उसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी फैमिली कितनी नैरो माइंडेड है। उस दिन मैंने तुम्हें हराने के लिए सिर्फ अपने बेस मेथड्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाई क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें किंग का टाइटल दिया जाए। चैंतियान की इस बात ने तो बाइली फेंगशुई के तन बतन में ही आग लगा दी और वो गुस्से से भड़कते हुए अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर चुकी, जिसकी वजह से तो बाइली फेंगशुई के पीछे उसका वही पपेट हेड आ चुका था जिसने तो आते साथ ही चैंतियान पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। चैंतियान उसके अटैक से बचते हुए अपने ज्वेलिंग जोई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और ऐसा करते साथ ही चैंतियान ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक को उसी पपेट हेड की तरफ चल दिया, जिसकी वजह से तो बाइली फेंगशुई का वो पपेट हेड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद तो चैंतियान अपने 13 स्टाइल स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तो सारे के सारे असैसिन पीछे की तरफ हट गए और ऐसा करने के फौरन बाद ही चैंतियान ने एक स्लैश अटैक को बाइली फेंगशुई की तरफ चल दिया। बाइली फेंगशुई अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सकी और पीछे की तरफ जा गिरी। और इसके बाद तो चैंतियान अपने सबसे पावरफुल मूव को रेडी कर रहा था जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ये शेक द सी टेक्निक का स्लैश अटैक जमीन को चीरते हुए सीधा बाइली फेंगशुई की तरफ आगे बढ़ ही रहा था। ये देखकर तो एक असैसिन फौरन से बाइली फेंगशुई के सामने आकर खड़ा हो गया ताकि ये अटैक बाइली फेंगशुई को ना लग सके और आखिरकार उसने चैंतियान के इस अटैक को बैरी कर दिया। मगर चैंतियान भी अब कहीं रुकने वाला था, वो दोबारा से बाइली फेंगशुई की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर अचानक से वो अपनी जगह पर रुक जाता है क्योंकि अब वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहा था और ये सब उसी जूलिंग जो टेक्निक की वजह से हो रहा था। उन असैसिन्स को भी अभी तक ये बात समझ आ गई कि चैंतियान मजीद अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसी वजह से उन्होंने फौरन से आगे की तरफ बढ़कर चैंतियान को पीटना शुरू कर दिया। और यूं ही थोड़ी देर चैंतियान को मारने के बाद एक असैसिन ने चैंतियान को गले से पकड़ लिया और बाइली फेंगशुई के कहने पर उसने चाकू की मदद से चैंतियान को स्टैब कर दिया। चैंतियान तो बस यही कहे जा रहा था, मैं ऐसे नहीं मर सकता। जो सब कहते हुए चैंतियान अनकॉन्शियस हो चुका था, तभी अचानक से इस जगह का मौसम बदलने लगा और हर तरफ बिजलियां गिरने लगी। बाइली फेंगशुई और उन असैसिन्स को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लोग तो भी यहाँ पर ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से चैंतियान को रेड कलर का ऑरा घेर लेता है, जिससे तो डरकर वो असैसिन फौरन से चैंतियान को छोड़ते हुए पीछे की तरफ हट गया और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ यहाँ पर हर चीजें रेड हो जाती है। साथ ही साथ एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर ने चैंतियान की बॉडी का कंट्रोल भी ले लिया था। इन लोगों को भी ये बात समझ आ जाती है कि ये बंदा चैंतियान तो नहीं है, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर तो हमारा एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर उससे कह रहा था कि तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें जवाब दूं। जिसके बाद तो एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर ने उसी के डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। ये देखते हुए तो बाकी के असैसिन्स ने एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर पर तीरों की बरसात कर दी। शायद ये लोग ये बात भूल चुके थे कि ये चैंतियान नहीं बल्कि एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर है, जिसका तो एरोस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उल्टा उसने तो इन्हीं के एरोस का इस्तेमाल करते हुए इनके एक असैसिन को मार डाला, जो देखकर तो बाकी के सब असैसिन्स काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे। मगर एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर भी आज उन्हें कहीं जाने देने वाला था। उसने अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बाकी के असैसिन्स को भी मार डाला। बाइली फेंगशुई जो कि दुम दबाकर यहाँ से भाग रही थी, एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर उसके सारे के सारे असैसिन्स को मारने के बाद अपनी स्वॉर्ड को उसके पास ले आता है। इसी वजह से तो बाइली फेंगशुई को उसकी मौत उसकी आंखों के सामने नजर आने लगी और उस बेचारी ने तो डरते हुए अपनी आंखों को ही बंद कर लिया। मगर एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर उसे ना मारते हुए जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो उसे मार देता तो इससे चैन फैमिली खतरे में आ सकती थी। सब कुछ ठीक होने के बाद एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर चैंतियान की बॉडी से बाहर आ जाता है, पर इन सब चीजों की वजह से तो चैंतियान को काफी पेन होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया हो। इस पर तो एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर से जवाब देते हुए कहता है, भला तुम्हारी छोटी सी
ये बॉडी मुझ जैसे एम्पर को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मगर एंशिएंट सोर्ड एम्पर भी इस बात से परेशान था कि आखिर चेंतियान को इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। तभी अचानक से चेंतियान की खुद ब खुद मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट हो गई और चेंतियान के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। चेंतियान के तो मेरिडियंस भी दर्द कर रहे थे। ये देखते हुए एंशिएंट सोर्ड एम्पर ने इसलिए उसने चेंतियान को चेक करना शुरू कर दिया और उन्हें ये बात मालूम हो जाती है कि चेंतियान के वुहम आर्मर के सेकंड स्टेज की अवेकनिंग हो रही है। चेंतियान एंशिएंट सोर्ड एम्पर की बात सुनकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आज तक मुझे इतना ज्यादा पेन कभी नहीं हुआ, प्लीज सोर्ड एम्पर कुछ करें, ये दर्द तो मेरी जान ले लेगा। मगर एंशिएंट सोर्ड एम्पर भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चेंतियान से कहता है कि तुम्हें इसे बर्दाश्त करना ही होगा। बस अगर तुमने एक बार इसे सरपास कर लिया तो तुम एक जीनियस वॉरियर बन जाओगे। लेकिन चेंतियान को तो इसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उसने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। एंशिएंट सोर्ड एम्पर भी ये देखकर हैरान था। वो अपने मन में सोचता है कि ये अवेकनिंग इतनी ज्यादा वायलेंट तो नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा गौर करने पर एंशिएंट सोर्ड एम्पर को ये बात समझ आ गई कि चेंतियान की मार्शल स्पिरिट के साथ कुछ गड़बड़ है। सामने की तरफ मौजूद चेंतियान अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए इतनी जोर से दहाड़ा कि वहाँ का मौसम ही बदल गया और यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई। चेंतियान अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। ये देखकर एंशिएंट सोर्ड एम्पर अब उसे समझाते हुए कहता है, चेंतियान तुम खुद पर काबू रखने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत सारे प्रोमिसेस को पूरा करना है। तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चेंतियान भी ये सारी बातें सुनकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहूंगा। ये सब कहते हुए चेंतियान अपनी फैमिली को याद कर रहा था। ये सब सोचते हुए तो चेंतियान ने अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले लिया। ये देखकर तो एंशिएंट सोर्ड एम्पर भी काफी खुश था, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए ना रही क्योंकि उस रेड ऑरा ने दोबारा से चेंतियान को चारों तरफ से घेर लिया था और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो एंशिएंट सोर्ड एम्पर को भी पीछे की तरफ हटा चुका और इसी ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ धुआं हो चुका था। धुएं के हटने के बाद एंशिएंट सोर्ड एम्पर जैसे ही चेंतियान को देखता है तो वो ये देखकर काफी हैरान था कि चेंतियान का अवेकनिंग प्रोसेस अभी तक भी खत्म नहीं हुआ था और चेंतियान की बॉडी से एक लेजेंडरी मार्शल स्पिरिट बाहर आ गई थी कि सीधा एंशिएंट सोर्ड एम्पर की तरफ ही आगे बढ़ी थी। ये देखते हुए एंशिएंट सोर्ड एम्पर उसे रोकते हुए कहने लगा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर ठीक है। और ये कहते साथ ही एंशिएंट सोर्ड एम्पर ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जिस पर तो वो मार्शल स्पिरिट दोबारा से चेंतियान की बॉडी में चली गई। चेंतियान की सोर्ड का कलर भी ब्लू से रेड हो चुका था। एंशिएंट सोर्ड एम्पर को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहता है कि अगर चेंतियान ने वाकई में एक लेजेंडरी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है तो इस कॉन्टिनेंट में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। इधर चेंतियान भी अनकॉन्शियस होने के बाद खुद को एक स्पेस जैसी जगह में पाता है। चेंतियान की जैसे आंख खुली तो वो फौरन से एंशिएंट सोर्ड एम्पर को आवाज लगाते हुए कहता है कि आप कहाँ पर हैं? मगर वो तो उसे कहीं भी नजर नहीं आए, इसीलिए वो खुद से ही कहने लगा, क्या मैं मर चुका हूँ? मगर उसकी बॉडी में तो अभी भी पेन हो रहा था। ये देखते हुए चेंतियान कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी एक तेज रोशनी के साथ वहाँ पर एक पर्सन आता है, जिसे तो देखते साथ ही चेंतियान उसके पास जाने लगा। वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप भी मर चुके हैं? पर वो पर्सन तो चेंतियान की बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उससे कहता है, तुम्हारा भी यहाँ पर आने का टाइम नहीं आया। जो कहते साथ ही उसने चेंतियान को दोबारा से मोर्टल वर्ल्ड में भेज दिया। चेंतियान तो होश में आने के बाद भी उसी पर्सन को आवाज लगा रहा था। ये देखते हुए एंशिएंट सोर्ड एम्पर उससे कहता है, चेंतियान आखिर तुम किसे बुला रहे हो? जिस बात से तो चेंतियान को भी यकीन आ गया कि अभी तक वो जिंदा है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।